नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज एक नए सेशन की शुरुआत की गई है। इसमें हम देखेंगे स्पेशल करके टीजीटी और पीजीटी में भूगोल के लिए स्पेशल करके टीजीटी और पीजीटी का जिनका सब्जेक्ट टीजीटी और पीजीटी में भूगोल होगा उससे संबंधित पिछले जितने भी एग्जाम हो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको हम चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे और हर एक चैप्टर को हर एक दिन हर एक चैप्टर को लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 30 से 35 क्लास में पूरे टीजीटी और पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्लास है इसमें हम बेसिक तौर पे देखेंगे कि भारत का जो सामान्य परिचय मतलब इससे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है जो कि वो है आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 32,78,263 या 32,80,263 या 32,85,263 या 32,87,263। तो चलिए जानते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा रखता है और क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का जो स्थान है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान रखता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि यहाँ बताया गया है कि भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका जो स्थान आता है 7वां आता है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो भारत देश है उसका उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है। मतलब कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि उत्तर में जो आपका जम्मू कश्मीर है और दक्षिण में आपका तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य भूमि से पूछा जा रहा है। पूर्व में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में आपका गुजरात है। तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण मतलब कि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच में कौन कितनी दूरी है। तो आपका जम्मू कश्मीर से जो तमिलनाडु है उसकी दूरी है 3,214 किलोमीटर और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश मतलब की जो दूरी है वह है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है उत्तर से दक्षिण का 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का 2,933 किलोमीटर। आगे हम देखेंगे हर एक मतलब कि ये इसका पूर्वी पॉइंट क्या है, पश्चिमी पॉइंट क्या है, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट क्या है। अभी तक बस ये देखेंगे कि आपके टीजीटी और पीजीटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि टीजीटी के परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिवासों में से कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। तो ऑप्शन है किबिथू या विजयनगर या काहू या मेसाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है उसका नाम है किबिथू, जिसको वालांगू के नाम से भी जानते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है उसका नाम है गौरा माथा, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है, ठीक है, वो अंडमान निकोबार में स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित अधिवासों में से उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किबिथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। उसके बाद यह कथन है और कारण कह रहा है कि राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। अब नीचे कूट में लिया गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले एक्सप्लेन को कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है जो कि सही ऑप्शन है।
मतलब कथन सही है। आगे कह रहा है कि इस राज्य में विकास के स्तर पर प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, तो अर्थात कारण भी आपका सही होता है। जहाँ उत्तरी बिहार में कम विकास हुआ है वहीं दक्षिणी बिहार का तुलनात्मक रूप से अधिक विकास हुआ है। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा मतलब कि कथन सही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और दो दोनों सही, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे कह रहा है कि फिर उसी प्रकार से कथन कारण वाले प्रश्न है। तो पहला कह रहा है कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। और कूट को सही करना है तो आपको पहले बताया जा चुका है। हाँ, यहाँ पे कथन ए वाला तो सही होता है कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, परंतु यहाँ पर हमें प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है, न कि क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है, तो इसलिए आर आपका कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ए और आर दोनों जो है सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब कि यहाँ पर जो है कि ये तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या, क्योंकि हमें क्षेत्रीय भिन्नता नहीं, हमें प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। आगे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि आपका भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट की स्थिति पूछा है कि 6 डिग्री 20 मिनट पर स्थित है, या 6 डिग्री 45 डिग्री पर, या 6 डिग्री 30 मिनट पे, या 6 डिग्री 35 मिनट पे स्थित है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट या कई जगहों में 45 मिनट देता है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट पे आपका इंदिरा कॉल स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पे सरक्रीक या गौरा माता जो कि सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और 97 डिग्री 2-5 मिनट पर, ठीक है, आपका किबिथु या बालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, और ये भी क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपसे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट भारत का जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह पर हिंद महासागर में स्थित है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यहाँ पे अगर बात करें 93 डिग्री 50 मिनट और 37 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, ये पूरा आपका स्थित है। और यहाँ पे अगर आगे की बात किया जाए तो वर्ष 2004 की सुनामी के बाद यह समुद्र में डूब चुका था, और इसका दूसरा नाम आता है पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे पूछा गया है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है। तो आपका 82 डिग्री पूर्वी, या 85 डिग्री पूर्वी, या 87 डिग्री पूर्वी, या 90 डिग्री पूर्वी है। तो यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय देशांतर। तो मतलब केंद्रीय देशांतर का मतलब कि वह रेखा जो मतलब वह देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच होकर जाती है। देखिए, जो पूर्व से पश्चिम में होता है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण में होता है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत का जो केंद्रीय देशांतर है उसी को हम लोग IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है कि भारत का जो केंद्रीय देशांतर मतलब कि जो भारत का मानक समय लिया गया है कितने देशांतर से लिया गया है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेन में कि भारत का केंद्रीय देशांतर जो है वह 82 डिग्री पूर्वी से लिया गया है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय या प्रमाणिक समय माना गया है। यह प्रयागराज, कई जगहों पर प्रयागराज मिलता है और कई जगहों पर मिर्जापुर। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो यह मतलब कि बेसिक तौर पे अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप मिर्जापुर को वरीयता दीजिएगा। तो यह प्रयागराज अर्थात और मिर्जापुर से आदि जिलों से होकर गुजरता है। यहाँ का जो समय है मतलब कि जो GMT है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, तो भारत का जो IST है GMT से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक समय IST और ग्रीनविच के औसत समय में अंतर कितने का है। तो 6.5 घंटा, 5.5 घंटा, या 4.5 घंटा, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो भारत का मानक समय है, ठीक है, वो GMT से कितना 5.5 घंटा आगे। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है, और ये भी उत्तराखंड GIC प्रवक्ता में 2018 में अभी रिसेंट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता जो कि 88 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यदि वहाँ पर सूर्योदय 6:10 पर होता है, और जो कि मुंबई मतलब मुंबई जो है 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो वहाँ पर सूर्योदय कब होगा। तो अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि आपको मैं बता दूँ कि एक देशांतर, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 88 डिग्री 30
में से 73 डिग्री को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कुल कितने देशांतर हमें मिलता है? 15.5 देशांतर मिलता है। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 15 में 4 का तो 15 चौको आ जाएगा आपका 60। ठीक है, 15 चौको क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, मतलब कि 60 मिनट। और यहाँ पर आपका हाफ में, मतलब कि अगर चार एक देशांतर में 4 मिनट हो रहे हैं तो हाफ देशांतर में कितने मिनट हो गए? 2 मिनट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक देशांतर में 4 मिनट हो रहे हैं तो आधे देशांतर मतलब साढ़े आधा है ये, तो आधे में कितना होगा आपका 2 मिनट। तो इसमें 2 प्लस कर लेंगे तो आपका कुल कितना हो गया? 62 मिनट। ठीक है, तो 62 मिनट यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे आपने पता है कि अगर कोलकाता में 6:10 पर, ठीक है, 6:10 पे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पर 62 मिनट थे तो 1 घंटा इसमें जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 बज जाएंगे, 7:10 और 2 और इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7:12 7:12 आपके हो जाएंगे। कब? सुबह। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि मुंबई में कितने बजे सूर्योदय होगा? 7:12 पर। अब इसके अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लेते हैं जो क्या इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है और दोनों देशांतरों के मध्य में कितने मिनट का अंतर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15.5। ठीक है, 15 सही 1/2 का अंतर आ रहा है। अतः 15.5 देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 1 घंटा 2 मिनट का समय लगेगा। इसलिए मुंबई में सूर्योदय कब होगा? 7:12। अगर अन्य तथ्यों की बात की जाए तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने 360 देशांतर, मतलब कि पृथ्वी पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। तो 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, अर्थात एक देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? वह 4 मिनट। और अरुणाचल प्रदेश जो तथा सौराष्ट्र के बीच में जो आपका समय है मतलब लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो आपका गुजरात है वह 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है और जो अरुणाचल प्रदेश है वह 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। तो इनके बीच में लगभग 30 देशांतर होते हैं। तो अर्थात अगर सुबह 8 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? 10। मतलब कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम का डिफरेंट आता है लगभग 2 घंटे का डिफरेंट आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अब यहाँ पर देखते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेन कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री या कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि वो किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। अब यहाँ का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री मतलब यहाँ पे जो है तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? निम्न में से कौन कौन से राज्य नहीं है? तो याद रखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो देशांतर विस्तार है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर भारत का देशांतर विस्तार पूछे तो जो देशांतर का मतलब होता है कि आपका मतलब कि जो आपका पूर्व से पश्चिम की रेखाएं होती हैं उसे हम अक्षांशीय विस्तार कह लेते हैं और उत्तर से दक्षिण वाली जो रेखाएं होती है उसे हम क्या कह लेते हैं? देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत का देशांतर विस्तार पूछा है तो जो बताया है तो यहाँ पे देशांतर विस्तार जो है कि यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में रेखा है वो कौन सी है? आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब पूछा है अक्षांश, तो मुख्य भूमि से यहाँ पे पूछा गया है। तो मुख्य भूमि से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी देशांतर से लेकर अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन कहा गया है कि भारत का मुख्य भूमि से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इस प्रकार से भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में लगभग 30 देशांतर मतलब कि 30 डिग्री का अंतर आता है, क्योंकि जितना आप यहाँ पे देख पाओगे जो अंतर इन दोनों के बीच में लगभग 30 का अंतर है और इन दोनों के बीच में भी लगभग 30 का अंतर है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में लगभग कितने डिग्री का अंतर है भारत में? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। अगला क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो
तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ऑप्शन है सुबह के 5:30 या शाम के 5:30 या रात के 1 बजे या यहाँ पर अगला है कि शाम के 6:30। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत और ग्रीनविच में जो देशांतर अंतर है कितने का अंतर है? 82.5, मतलब कि वहाँ पे 0 है और भारत का जो देशांतर है कितने से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी से लिया गया है। तो आपने पता है कि भारत का जो देशांतर है वो मतलब कि जो मानक समय है 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने पता है कि एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो 82.5 देशांतर में कुल कितने हो जाएंगे? तो 82 मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 330 मिनट, अर्थात 5 सही मतलब 5.5 घंटे क्या होंगे? आपके आगे आएंगे, 5.5 घंटे आगे। तो अगर 1 बज रहा है, ठीक है, तो 1 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 6 और आधे घंटे तो क्या हो जाएगा? दोपहर के यहाँ पे क्या है कि दोपहर का 1 बजा है, तो फिर भारत में क्या होगा? शाम के 6:30 बजेंगे। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। तो ये आप देख सकते हैं ना, यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा ऑप्शन में नहीं है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि वह मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। ये भी याद रखिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये आपके सामने राज्य हैं। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9, 7, 8 या 6। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है और पुनः आप देख सकते हैं वो राज्य कौन से हैं? गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत की कर्क रेखा के मतलब भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात 0 डिग्री अक्षांश हो, तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला है आपका कि अधिक ताप एवं कम वर्षा, दूसरा है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, तीसरा है कम ताप एवं कम वर्षा और चौथा है आपका कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो आपने पता है कि ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर आपने पता है कि सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा की पेटी में। रीजन क्या है कि यहाँ पे अधिक ताप होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर वर्ष भर लंबवत चमकता है, तो जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है। तो अगर जहाँ पर कर्क रेखा है वहाँ पे भारत में विषुवत रेखा होता है या भूमध्य रेखा होता है तो क्या होता है? तापमान अधिक होता है और वर्षा भी क्या होता है? अधिक होता है। इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब एक्सप्लेन यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन कह रहा है कि यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु विषुवत रेखी जलवायु के समान होती, तब यहाँ पर ताप एवं वर्षा अधिक होता। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण जो होता है यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, साथ ही प्रतिदिन सामान्य वर्षा होती रहती है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? ऑप्शन है सोन नदी, रिहंद नदी, नर्मदा नदी या बेतवा नदी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कि जो कर्क रेखा है वह नर्मदा नदी को नहीं काटती है, नर्मदा। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी को नहीं काटती है। नर्मदा नदी की स्थिति कर्क रेखा के क्या है? दक्षिण में है, जबकि अन्य नदियाँ सोन, रिहंद, बेतवा को कर्क रेखा काटती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिसको कर्क रेखा मतलब कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिए कि माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की नदी है। भारत की स्थिति और विस्तार मतलब विस्तार जो सामान्य परिचय उसका लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? 4 बार, 3 बार, 5 बार या 2 बार। तो याद रखिए यहाँ पे पूछा गया कश्मीर समस्या को लेकर, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान में अब तक कुल 4 बार युद्ध हो चुके हैं। एक्सप्लेन देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि 1948 में पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1965 में हुआ था। उसके बाद एक युद्ध हुआ था 1971 में। उसके बाद एक युद्ध होता है आपका 1999 में। तो आपने पता है 1971 वाला युद्ध जो हुआ था वो कश्मीर समस्या को लेकर नहीं होता, किसको लेकर हुआ था? बांग्लादेश को लेकर हुआ था। और इसी 1971 के युद्ध के बाद, ठीक है, बांग्लादेश बनता है। तो इस प्रकार से पूछा गया कश्मीर समस्या को लेकर, ठीक है, कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो आप देख पाओगे कि 1948, 1965 और 1999। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कुल 3 बार युद्ध हुए हैं। और ऐसे समान रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में अब तक कुल कितने बार युद्ध हुए हैं, तो आप क्या कहोगे? 4 बार। और कश्मीर समस्या को लेकर कब कितने हुए हैं? आपका 3 बार हुए हैं। तो दोस्तों ये
भारत के एक सामान्य परिचय का जो अब तक के टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपके सामने डिटेल रहा। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो मैंने जैसा कहा कि 30 से 35 दिनों में अब तक के कुल जितने भी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जियोग्राफी से, उसको हम अच्छे से समझकर ठीक है समाप्त करने की कोशिश करेंगे और आपके रिवीजन भी कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा अगर आप टेलीग्राम को चलाते हैं तो आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाय अमन सर सर्च करके भी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।